साथियों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे का एक सी वरिष्ठ टिपिक की परीक्षा का पेपर आपके सामने लेके आया हूँ और ये पेपर इतना मुझे अच्छा लगा कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया आप लोगों के सामने के लिए। बिल्कुल लेटेस्ट पेपर है, 4/9/2024 को ही हुआ है और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके अंदर सारे क्वेश्चन एक से बढ़कर एक और बहुत अच्छे क्वेश्चन है और मैं आपको सॉल्यूशन एक नई तरीके से बताऊंगा और कृपया मेरे साथ बने रहे, एंड तक बने रहें। हर सवाल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सवाल अक्सर सभी, चाहे वो जेई का एग्जाम हो या सीनियर क्लर्क का एग्जाम हो या क्लर्क का एग्जाम हो या एमएम का एग्जाम हो, लगभग सभी में पूछे जाते हैं और आप लोगों को भी मेरे साथ एंड तक बने रहने में अच्छा लगेगा, मजा आएगा, एंजॉय करेंगे। तो चलते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। तो साथियों, फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक रेलवे कर्मचारी के अवकाश खाते में हर वर्ष कितने दिन का एलएपी क्रिएट किया जाता है। और मैं सही बात बताऊं, आप सभी 11, 15, 20, 21 देखकर बी सेलेक्ट यानी 15 सेलेक्ट कर लोगे। क्या कर लोगे आप? 15 सेलेक्ट कर लोगे। लेकिन क्या आपको क्या लगता है, क्या है 15 करेक्ट आंसर है? बताइए। नहीं, आंसर क्या होगा इसका? तो एक मिनट। 15 छुट्टियां जो क्रेडिट की जाती हैं वो 6 महीने में की जाती हैं। किसमें? एलएपी में। और मेरे हिसाब से, क्या आपको भी पता है इसका आंसर होना चाहिए कितना? 30। क्या आंसर होना चाहिए? 30। हर 6 महीने में जो की जाती है वो 15 की जाती है, लेकिन ये सवाल है हाउ मेनी डेज एलएपी आर क्रेडिट एवरी ईयर, यानी कि हर साल कितनी की जाती है। तो हर साल कितनी की जाती है? 30। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। मेरे साथ बने रहिए, एंड तक बने रहिए और बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। और आपको अगर मेरा ये द वे आई एम सॉल्विंग द पेपर अच्छा लगे तो प्लीज मुझे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और दूसरी बात, अगर कहीं आपको लग रहा है कि क्वेश्चन में आंसर सॉल्यूशन में कोई गड़बड़ी है, गलत है, तो प्लीज कमेंट करके बताइए। जरूरी नहीं है कि मेरे सारे आंसर सही हों। दिस इज द बेस्ट ऑफ माई इंफॉर्मेशन। आई आफ्टर कंफर्मेशन फ्रॉम एवरी मीन आई एम आंसरिंग ऑल ऑफ यू। तो बफर स्टॉक इज प्रोवाइडेड। तो बफर स्टॉक किस लिए होता है? जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि बफर स्टॉक होता है अप्रत्याशित आवश्यकता को पूरा करने के लिए। सपोज आपके घर में चीनी है और हमारी क्वांटिटी हर महीने 5 किलो की रहती है, तो लेडीजें क्या करती हैं, हर एक या दो 2 किलो छुपा कर रखती हैं। किस लिए रखती हैं? बचा कर रखती हैं कि अचानक कोई गेस्ट आ जाए तो उनकी कम्प्लीमेंट्री पूर्ति हो पाए। तो वैसे बी और सी और डी सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। अन्य उपभोक्ताओं को वस्तुएं आपूर्ति करने के लिए, ये भी नहीं। चोरी क्षति के कारण होने वाली कमी को पूरी करने के लिए, ये भी नहीं। वस्तुओं के स्टॉक से बाहर होने के लिए, ये भी नहीं। तो इसका जो आंसर होगा, अप्रत्याशित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बच्चों को शिक्षा भत्ता प्रत्येक वर्ष 2023 के अनुसार, ये क्या कह रहा है, 2 दिसंबर 2023 के अनुसार रेलवे के कर्मचारी को स्कूलिंग वार्ड को निम्नलिखित दर पे दिया जाता है। जैसे कि आप सभी को पता है, आप में से बहुत सारे लोग लेते भी होंगे। 27,000। लेकिन अब ये कितना हो गया है? इसमें 25% ऐड होने के बाद इसकी वैल्यू कितनी हो गई है? 33,750। कितनी हो गई है? 33,750 हो गई है अभी इसकी वैल्यू। अभी तक 27,000 था। अब 25%, जैसे कि अपना जो बेस का जो बढ़ा दिया, तो अब इसकी अमाउंट बढ़ गई है। अब आएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महाराष्ट्र के निम्न शहरों में रेलवे कर्मचारियों को 24% हाउस रेंट अलाउंस दिसंबर 2023 के अनुसार। अब ये आपको पता है कि ये सब ये बढ़ चुका है और ये 30% मिल रहा है। लेकिन क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ है और इसका आंसर भी मैंने चेक किया था।
तो इन्होंने जो नोट किया था ये एक्चुअली क्या 27% होना चाहिए, और अब क्योंकि ये 30% हो गया है। एनीवे जो आंसर है, पहली बात तो वो, एक मिनट, एनीवे जो आंसर है वो है इसका मुंबई। और मुंबई में भी ये अब आज की डेट में कितना है, ये 30%। कितना है ये 30%। क्योंकि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई सभी A1 कैटेगरीज में सभी शहरों में ये बढ़ चुका है अपने DA 50% होते ही। जनरल रेलवे पर स्टोर्स विभाग का प्रधान प्रमुख कौन होता है? चीफ मटेरियल मैनेजर, ये तो CMM हो गए आपके। चीफ कंट्रोलर ऑफ स्टोर्स, ये कोई तो डेफिनेशन होती नहीं है। कंट्रोलर ऑफ स्टोर्स ये बहुत पहले हुआ करती थी। और चीफ कंट्रोलर ऑफ स्टोर्स ऑफ परचेज, तो अब CMM, हम देखा जाए तो CMM एक्चुअली क्या होता है कि जो PCM है, जो CMM में जो सीनियर ग्रेड का होता है उसे PCM की पोस्ट दे दी जाती है, और उसे हम PCMM कहते हैं। तो करेक्ट आंसर तो वैसे PCM होना चाहिए, CMM है, लेकिन जो सीनियर होता है तो उसको हेड ऑफ द डिपार्टमेंट PCM बना देते हैं। तो अगर इन चारों में से हमें आंसर चूज करना हुआ हो तो हम CMM चूज करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 की तरफ। 6 CPC के अनुसार एक वरिष्ठ लिपिक का ग्रेड पे क्या होता है? अब आप सब लोग सीनियर का एग्जाम दे रहे हैं, या JEE का एग्जाम दे रहे हैं, या MM का एग्जाम दे रहे हैं, जो भी वट एवर आप एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये तो सभी को रटा हुआ है, सबको पता हुआ है कि 1900 तो क्लर्क का होता है, आपको पता है ये, ठीक है। और टेक्नीशियन ग्रेड 2 में 2400 होता है, और अपने जो क्लर्क या वरिष्ठ लिपिक है, जो अपने वरिष्ठ लिपिक है उसका कितना होता है? 2800। कितना होता है उसका? 2800 रुपये, 2800 ग्रेड पे होता है। कोई व्यक्ति केवल SC, इसलिए SC ST का सदस्य हो सकता है क्योंकि उसने SC ST वर्ग के व्यक्ति से शादी की है। आपको क्या लगता है, क्या शादी करने से SC ST हो सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके लिए एक मिनट, इसके लिए अलग से प्रोविजन है। इसके लिए अलग से प्रोविजन है, और शादी तो खैर बिल्कुल नहीं है इसका, ठीक है। अब चलते हैं अपने पोस्ट की तरफ। क्या एक विधवा को सहानुभूति के आधार पर नियुक्त किया गया व्यक्ति पुनर्विवाह के बाद सेवा में जारी रह सकती है? यानी कोई विडो लेडी है और हमने उसको गवर्नमेंट जॉब दे दी है, तो क्या उसके बाद जारी रह सकती है? तो बेस्ट ऑफ अवर इंफॉर्मेशन, हाँ, ना, शायद, उपयुक्त में से कोई नहीं। आप में से कौन बताना चाहेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको अगर लगता है कि ये नहीं है तो गलत है। एक विधवा को अगर हमने नौकरी पे दे दी है तो उससे हम दोबारा नौकरी नहीं छीन सकते हैं, दोबारा उससे नौकरी नहीं छीन सकते हैं। तो एक मिनट, ये मेरा थोड़ा सा माउस काम नहीं कर रहा है आज, और इसका आंसर हो जाएगा हाँ में। क्या हो जाएगा? हाँ, यानी कि वो सेवा में जारी रह सकती है, नौकरी नहीं छीन सकते, चाहे उसने शादी की हो या ना की हो। हा 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 हा, पितृत्व अवकाश कितने दिनों तक मंजूर किया जा सकता है? आप में से ज्यादातर लोग पापा बन चुके होंगे, और आप में से कई लोगों ने छुट्टियां भी ली होंगी, और बड़े खुश होते हुए कोई भी इसका आंसर दे सकता है। 15 दिन, जब जरूर आप लोगों ने ली होगी 15 दिन इसमें से छुट्टियां, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 15 दिन। ग्रुप डी की भर्ती निम्नलिखित एजेंसी में किस माध्यम से की जाती है? ग्रुप RRC, RRB रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो करता है वो क्लास 3 की करता है। RRC, चलो ज्यादा आगे नहीं जाते हैं, तो
इसका आंसर है आरआरसी। आरआरसी की फुल फॉर्म क्या होती है? एक मिनट। आरआरसी की फुल फॉर्म होती है रेलवे रिक्रूटमेंट सेल। क्या होती है? रेलवे रिक्रूटमेंट सेल आरआरसी की फॉर्म होती है। तो ग्रुप डी की भर्ती आरआरसी के माध्यम से की जाती है। रेलवे सेवा में एससी/एसटी उम्मीदवारों के लिए आयु छूट 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल है और एससी/एसटी के लिए कितनी है? 5 साल। तो उसका करेक्ट आंसर होगा 5 साल। अब आ जाओ सीधी भर्ती में ओबीसी उम्मीदवारों के लिए आरक्षण। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान है, आप सभी जानते हैं। इसका 27% है। हाल ही में केंद्रीय सरकार ने यूपीएस पेश किया गया है। यूपीएस का पूरा नाम क्या है? यूनिफाइड पेंशन स्कीम। सभी को पता है यूनिफाइड पेंशन स्कीम है इसका नाम। यूनियन पेंशन स्कीम नहीं है, यूनिटरी पेंशन स्कीम नहीं है, अल्टीमेट प्रोटेक्शन स्कीम नहीं है। तो इसका नाम है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। एलडीसी की पूरा नाम क्या है? ये भी सब आप में से सभी लोग जानते हैं, बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि एलडीसी का पूरा नाम लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है। लोकल नहीं है, लोअर नहीं है, लैटरल नहीं है, क्या है? लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। एआरटी। एआरटी ये भी आप सभी लोग जानते हैं कि एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन को एआरटी बोला जाता है। जब भी कोई एक्सीडेंट होता है तुरंत एक ट्रेन जाती है, उसके अंदर टेक्नीशियंस, रेलवे इंजीनियर्स की पूरी टीम होती है और वो रेस्क्यू का और जो भी काम होता है सेफ्टी का वो काम करती है वहाँ पे। यदि एक रेलवे कर्मचारी को 1000 किलोमीटर या उससे कम क्षेत्र में स्थानांतरित किया गया है तो उसे ज्वाइनिंग टाइम कितने दिनों का मिलता है? सभी को पता है, वेल नोन, अक्सर कई एग्जामिनेशन पूछा जाता है। इसका आंसर है 16 का 10 दिन। साथियों एंड तक मेरे चैनल के साथ बने रहिए, पूरा वीडियो एंड तक देखिए। आपको हो सकता है कि क्वेश्चन बड़े इजी लग रहे हो, लेकिन कई बार आंसरों को जानने के बाद भी लोग गलत कराते हैं इस वक्त। तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवार पेंशन के लिए पात्र नहीं है? विधवा बेटी बिल्कुल है, अविवाहित बेटी बिल्कुल है, तलाकशुदा बेटी बिल्कुल है, लेकिन विवाहित बेटी बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि मैरिड है और ये मान लिया जाता है मैरिड को कि वो डिपेंडेंट नहीं है, वो अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट है और फैमिली से वो अलग हो चुकी है। विधवा बेटी फैमिली का पार्ट है, विवाहित बेटी फैमिली का पार्ट है, तलाकशुदा बेटी अपनी फैमिली का एक पार्ट है। तो इसलिए विवाहित बेटी को नहीं माना जाता है पेंशन के लिए पात्र। यदि एक कर्मचारी 12 घंटे से अधिक समय तक मुख्यालय से बाहर रहता है तो उसे टीए किस तरह पे मिलता है? आप सभी लोग टीए क्लेम करते रहते हैं, ऑब्वियसली आप सब जानते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या है? जानते हैं ना? 100%। यस, आंसर भी 100% है। मुख्य कार्यालय किस रंग का विशेष पास के लिए पात्र है? क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको पास का रंग, एक मिनट, पास का रंग क्या होगा? पहली बात तो हरा होगा। अब जो हरे रंग का जो पास है उसको, अब आजकल तो खैर पेपर पास मिलना तो बंद हो गया है, सारे के सारा एचएलएमएस के थ्रू मिल रहा है। तो उसको पास किसका मिलता है? सेकंड एसी का मिलता है। किसका मिलता है? सेकंड एसी का मिलता है। और उसको क्या बोला जाता है? फर्स्ट क्लास पास बोला जाता है। फर्स्ट क्लास पास बोला जाता है उसे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ग्रुप सी और डी के कर्मचारी को 5 वर्ष की सेवा पूरी करने पर कितने सेट के प्रतिवर्ष पास करते हैं? ये सब आप जानते होंगे, क्योंकि जब आप सब लोग नए रेलवे में आए होंगे तो 5 साल पूरे करने पर आप सबको भी पास मिले हो के लिए आपने अप्लाई किया होगा, बोला होगा कि भाई मेरे 5 साल हो गए, अब हमें पूरे पूरे 3 पास दीजिए। और 5 साल तक कितने पास मिलते हैं? 1 पास मिलता है, हर साल 1 पास मिलता है। रेलवे कर्मचारी का अनुशासन और अपील नियम कब से लागू हुए थे? याद कर लीजिए। रेलवे सर्वेंट डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स जो लागू हुए थे वो अपने 1968 से लागू हुए थे। कब से? 1968 से। अब क्वेश्चन नंबर 22 है कि
निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख दंड है, यानी कि मेजर पेनल्टी है, और इनमें सबसे भयंकर खतरनाक क्या लग रहा है आपको? चेतावनी नहीं लग रही है, पदोन्नति रोक पे भी नहीं लग रही है, वेतन वृद्धि भी नहीं लग रही, क्या लग रही है? डी, सेवा से हटाना। बड़े खतरनाक है, नौकरी से निकाल दिया भाई। तो इसका क्या होगा? सेवा से हटाना सबसे प्रमुख दंड। आप लोगों को लग रहा है कि बहुत सरल सरल क्वेश्चन है? नहीं, सरल जरूर है, लेकिन बड़े ही अभी कुछ और क्वेश्चन है जिनमें हम डीप जाएंगे। यदि एक कर्मचारी का निलंबन के दौरान निधन हो जाता है, उसकी स्थिति क्या होगी? क्या उस पर सस्पेंशन की कार्रवाई जारी रहेगी? क्या उसका मामला मुख्यालय को भेजा जाएगा? इनमें से कोई नहीं। नहीं, उसकी जो कार्रवाई क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। क्यों बंद हो जाएगी? क्योंकि वो नौकरी के दौरान खत्म हो गया है। एंड मैं आपको बताना चाहूंगा कि पीरियड बिटवीन सस्पेंशन एंड डेथ विल बी ट्रीटेड एज ड्यूटी फॉर ऑल पर्पस। लिखूं क्या? चलो आप कहते हो तो लिख देता हूं मैं यहाँ पे। एक बार लिख देता हूं कि पीरियड बिटवीन suspension and death will be treated as duty। और ऐसे में क्या होगा? किसके लिए? फॉर ऑल पर्पज, सभी के लिए उसकी ड्यूटी मानी जाएगी। उसे पेनल्टी वगैरह सब विड्रॉ हो जाएगी उसकी, और केस उसका बंद हो जाएगा, बशर्ते अगर उससे पहले कभी वो सस्पेंड ना हुआ हो तो ठीक है। पीटीओ, आप सब लोग पीटीओ लेते हैं, आपको पता ही होगा कि इसका आंसर क्या होगा? प्रिविलेज टिकट ऑर्डर। आसान है, एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। पेंशन में कमी के आदेश किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? डीआरएम, जीएम, सीआरबी, राष्ट्रपति। देखिए, इसका जो आंसर है, मुझे इनमें नहीं लगता कि इसमें है। इसका जो आंसर होना चाहिए, अपॉइंटिंग अथॉरिटी। क्या होना चाहिए? अपॉइंटिंग अथॉरिटी। अच्छा, अपॉइंटिंग अथॉरिटी किसके बिहाफ पे काम करती है? राष्ट्रपति के बिहाफ पे काम करती है। डीआरएम नहीं है, जीएम नहीं है, सीआरबी नहीं है, राष्ट्रपति नहीं है। अपॉइंटिंग जो अथॉरिटी वर्क ऑन बिहाफ ऑफ राष्ट्रपति। वैसे मेरे हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन अपॉइंटिंग अथॉरिटी होना चाहिए था। और आप लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अनुशासनात्मक प्राधिकरण के निर्णय के खिलाफ अपील करने का समय कितने दिन है? तो देखिए, इसमें जो समय दिया है वो अपना कितना है? 45 डेज है इसके अंदर। इसमें कोई R&D की कोई जरूरत नहीं है, सीधा सीधा 45 डेज है, 45 दिन है। स्कूल पास निम्नलिखित के अनुसार जारी किए जाते हैं? कैलेंडर वर्ष, शैक्षणिक वर्ष, वित्तीय वर्ष, इनमें से कोई नहीं। देखो, बच्चों की जो एजुकेशन होती है वो किसके हिसाब से होती है? शैक्षणिक वर्ष के हिसाब से होती है। तो उसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर होगा शैक्षणिक वर्ष। तो स्कूल पास भी इनको शैक्षणिक वर्ष यानी कि एकेडमिक ईयर के हिसाब से दिए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दंड है? देखो, वार्निंग, वार्निंग कोई दंड नहीं है। वार्निंग एक किसी के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले एक चेतावनी है एक प्रकार की। उसको हम संज्ञान में ला रहे हैं कि भाई आप ठीक ठाक से काम करो, आप गलतियां ना करो, अदरवाइज आपके खिलाफ डीआर एक्शन लिया जा सकता है। तो वार्निंग यानी कि चेतावनी तो है नहीं बिल्कुल। परामर्श तो कंसल्टेंसी है, सरकारी संतोष भी नहीं है। तो इसका क्या होगा? निंदा। सॉरी, इसका क्या होगा? आंसर निंदा, जिसको हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं सेंश्योर। इसको क्या बोलते हैं? सेंश्योर, निंदा। पिता के छुट्टी जन्म के कितने महीने के भीतर प्रदान की जा सकती है? ये 6 महीने के भीतर प्रदान की सकती है, क्योंकि छुट्टी मिलती है बच्चे की देखभाल के लिए, वो माँ और बच्चे की देखभाल के लिए, कि वो जब पिता बना है तो अपने माँ और अपनी बीवी के, वाइफ के और अपने बच्चे की देखभाल करे उसकी। तो उसे 6 महीने के अंदर ही से लेनी पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं हम, कि अनिवार्य रिटायरमेंट, सेवा से हटाने और सेवा से बर्खास्ती का दंड केवल किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो जैसे कि मैंने बताया कि ये सारे काम अपॉइंटिंग अथॉरिटी ही कर सकता है। इंक्वायरी नहीं कर सकता, डिसिप्लिन भी नहीं कर सकता, वो केवल रिकमेंड कर सकते हैं, लेकिन जो फाइनल
जो दंड है, पेनल्टी है, वो कौन लगा सकती है? सेवा से निकालने हटाने के लिए अपॉइंटिंग अथॉरिटी लगा सकती है। ELP, ELP यानी लोको पायलट का सबसे मेजर हेल्थ के मामले में रोल होता है, और जो उसकी फिटनेस के मामले में जो सबसे टफ होता है A1। A1 होता है किसके लिए? आपको तो सारे बता ही देता हूँ मैं, छोड़ो। A1 जो होता है, A1 होता है ELP के लिए, मोटर मैन के लिए होता है, शंटर के लिए होता है, ठीक है। A1 होता है उनके लिए। अब आ जाइए, इसके बाद एक और होता है, वो कौन सा होता है? A2। अब आप पूछोगे A2 किस लिए होता है? ये होता है असिस्टेंट कार्ड के लिए होता है, पॉइंट्समैन के लिए होता है, ASM के लिए होता है, SM के लिए होता है, और ट्रैफिक अप्रेंटिस के लिए होता है। अब इसके बाद एक और होता है जिसको हम बोलते हैं A3। जो A3 होता है वो किस लिए होता है? देखिए, ये नहीं कि क्वेश्चन यही पूछा जाए, हर बार चेंज कर करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। A3 किसके लिए होता है? लोको इंस्पेक्टर के लिए होता है। और किन के लिए होता है? जितने भी JE है, SSCs हैं, उनके लिए होता है। अब इसके बाद जो सीरीज होती है A3 पे खत्म हो जाती है B1। अब इसके बाद आ जाओ B1 पे। चलो, मैं लंबा वीडियो हो जाएगा थोड़ा सा, लेकिन कोई बात नहीं, एक ही बात। B1 जो होता है वो किसके लिए होता है? ट्रैक मैन के लिए होता है, RPF के लिए होता है, और ट्रेन एग्जामिनर के लिए होता है, ट्रेन एग्जामिनर्स के लिए होता है। अब B1 के बाद आ जाता है B2। बता दूं, चलो ये भी कर, चलो खत्म ही कर ही देते हैं। चलो अब आ जाओ B2। B2 किसके लिए होता है? B2 होता है टिकट चेकिंग स्टाफ के लिए हो गया। अब आ जाओ C1। इसके बाद होता है C1 के लिए। अब आप पूछोगे C1 किसके लिए होता है? C1 होता है बुकिंग, सॉरी, बुकिंग क्लर्क के लिए होता है, पार्सल क्लर्क, स्टेशन क्लर्क, और टेली ऑपरेटर के लिए होता है। अब लास्ट में बचा, क्या बचा लास्ट में? आपका C2। बाकी जो बचे हुए हैं उन सबके लिए क्या होता है? C2। जो बचे हुए हैं सबके लिए C2 होता है। कमेंट करके बताइए कैसा मेरा एक्सप्रेशन कैसा लग रहा है। आप प्लीज और मुझे मोटिवेट कीजिए, और मुझे बताइए अगर कोई इम्प्रूवमेंट का सजेशन हो तो जरूर बताइए। अच्छा, निम्न में से कौन सा सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? रेल कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु बच्चों वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल सरल पूछ लिया, सीधा सीधा 60 वर्ष है। इसमें क्या ज्यादा R&D करना, इनकी 60 वर्ष है। क्षेत्रीय मुख्यालय में वाणिज्य विभाग का प्रमुख कौन होता है? देखिए जी, ये PCM जो होता है वो होता है प्रिंसिपल चीफ ऑपरेटिंग मैनेजर। PCM होता है प्रिंसिपल चीफ कॉमर्शियल मैनेजर, ठीक है। और AGM आपको पता है CPRO
चीफ पर्सनल रिलेशन ऑफिसर, तो इसका हो गया पीसी में प्रिंसिपल चीफ कमर्शियल मैनेजर, मुख्यालय पे जो जॉन में बैठते हैं। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? मैंने याद नहीं होता था मुझे, तो मैंने याद कैसे किया था, ये इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के बीच में सी आया और सी फॉर क्या होता है? चेन्नई। सी फॉर क्या हो गया? चेन्नई। तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई। मिनिस्ट्रियल सेवक का मतलब एक रेल सेवक होता है जिसका कर्तव्य पूरी तरह से कैसा होता है? प्रशासनिक नहीं होता, सुपरवाइजर नहीं होता, क्लरिकल होता है उसका। वीडियो हमारी बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, अभी 25 मिनट हो चुके हैं, तो मैं थोड़ा जल्दी चलूंगा। सूची एक के साथ मेल करें। ओके। प्रशिक्षु यानी अप्रेंटिस, अप्रेंटिस को क्या मिलता है? स्टाइपेंड। अप्रेंटिस को क्या मिलता है? स्टाइपेंड मिलता है। एक मिनट में देखता हूं। स्टाइपेंड को मिलेगा स्टाइपेंड। अच्छा, हिंदी में या इंग्लिश में चलते हैं, ठीक है। अब जब पेंशन किसको मिलती है? रिटायरमेंट पर, रिटायरमेंट पे मिलती है पेंशन। अच्छा, अपॉइंटमेंट होने पे क्या मिलता है? तनख्वाह मिलती है, सैलरी। अच्छा, पनिशमेंट कब मिलता है? जब चार्जशीट होती है तब मिलता है पनिशमेंट। सब्सिस्टेंस अलाउंस, उपजीविका भत्ता, यानी कि जब आदमी सस्पेंड होता है तो उसे पूरी तनख्वाह नहीं मिलती है, केवल जीवन यापन लायक तनख्वाह मिलती है। तो देखिए, फर्स्ट का हो गया बी, फर्स्ट का बी इसमें इसी में है, तो यानी कि ये होना चाहिए। सेकंड का हो गया डी, यानी ये हो गया सेकंड का डी। और थर्ड का क्या हो गया? ई, थर्ड का ई, ये रहा, ठीक है। और फोर्थ का रिटायरमेंट का हो गया पेंशन, यानी सी, ये ठीक है। पी ए, यानी कि हमारा ये कौन सा करेक्ट हो गया? ये करेक्ट हो गया, ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय रेलवे में आरपीएफ का काम क्या है? देखिए, आरपीएफ का काम टिकट की जांच नहीं है, ट्रेन की मरम्मत नहीं है, स्टेशन पर सफाई नहीं है। आरपीएफ का काम क्या है? रेल संपत्ति और यात्रियों की सुरक्षा। रेल संपत्ति की सुरक्षा करेगा और यात्रियों की सुरक्षा करेगा। तो आरपीएफ का काम क्या है? रेल संपत्ति और यात्रियों की सुरक्षा। भारतीय रेलवे में अनुशासन कार्रवाई किस स्थिति में की जाती है? टिकट की बिक्री से कोई लेना देना नहीं है, ट्रेन की लेटर फी से कोई लेना नहीं है, केवल नियम और विनियमों के उल्लंघन पर, हम नियम और विनियमों के उल्लंघन करते हैं तभी हमारे अगेंस्ट डीआर एक्शन लिया जाता है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 39। सेंसर, सेंसर जो है सबसे छोटी सजा होती है, यानी कि जिसे निंदा करना भी कहते हैं हिंदी में। तो सबसे छोटी सजा हो गई अपनी छोटी सजा है ये सेंसर। सबसे पहले शुरुआत यहीं से होती है, जिसको कोई पेनल्टी नहीं देनी हो तो हम क्या बोलते हैं? सेंसर, माइनर पेनल्टी। भारतीय रेलवे में अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत सजा का निर्धारण किस पर निर्भर करता है? देखिए, कर्मचारी की वेतन वृद्धि से मतलब नहीं है, ट्रेन की समय सारणी से नहीं है, स्टेशन पर उपस्थिति से मतलब नहीं है। ये डिपेंड करता है कि हमने कितनी बड़ा क्राइम किया है, हमने कितनी बड़ी अपराध किया है, उसी के हिसाब से हमारे सजा का निर्धारण होता है, ठीक है। ग्रुप डी कर्मचारियों के पीएफ को स्वीकृत करने के निम्नतम प्राधिकरण कौन सा है? एपीओ। इसका आंसर क्या है? एपीओ, ग्रुप डी 41। साथियों, आप भी क्रॉस चेकिंग करते हैं ना, अगर कहीं दीज ऑल द क्वेश्चन मैं पूरे चेक करने का दे रहा हूँ फिर भी गलती हो सकती है, तो अगर कहीं आपको लगता है कि कहीं आंसर में गड़बड़ है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। एनपीएस कब लागू हुआ था? ये तो सबको याद है, तमाम यूनियन एनपीएस के विरोध में है और कई बार ये डेटों की चर्चा करती हैं कि एनपीएस 1/1/2004 से लागू हुआ था। दया के आधार पर नियुक्ति से संबंधित निम्नलिखित कौन सा है? दया के आधार पर यानी कंपनसेट में 1966 भी है, रेलवे सेंट्रल पेंशन नियम भी है, 1960 भी है। तो इसमें रेल सेवक आचरण नियम 1966,
जो रेलवे सर्वेंट कंडक्ट रूल है, क्योंकि पेंशन से कोई मतलब नहीं है, दया के आधार पर नियुक्ति का। डिसिप्लिन डीआर तो क्राइम के लिए दिया था, नन ऑफ दीज है, तो हमारा इसका आंसर है रेलवे सेवक आचरण 1966 से। भारतीय रेलवे में कौन से प्रकार का मेटल पास नहीं होता है? देखिए आपने गोल्ड का नाम सुना होगा, सिल्वर पास का नाम सुना है, ब्रॉन्ज पास का सुना है, लेकिन कॉपर पास का नाम नहीं सुना होगा। तो कौन सा पास नहीं होता है? अपना 44 का आंसर हो गया कॉपर पास। निम्न कौन सा सही है? रेलवे के अंदर चाहे वो एलपी हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे सुपरवाइजर हो, चाहे एसएससी हो, सबके लिए एक ही एज है, वो है 60 ईयर। आप लोगों को लग रहा होगा कि क्वेश्चन बहुत सरल है, बहुत इजी है। देखिए क्वेश्चन कोई भी सरल या कठिन नहीं होता है, ये सब कई बार क्या होता है प्रेजेंस ऑफ माइंड पे डिपेंड करता है। हम एग्जाम देने जाते हैं और आते हुए क्वेश्चन को भी हम क्या करते हैं, गलत कर देते हैं, क्योंकि रिपीटेशन नहीं होता है। छोटे छोटे पेपरों से होता है क्या कि हमारा रिपीटेशन होता रहता है, और हमारे और देर इज नो वन हु कैन सॉल्व 100% पेपर। कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा कि इस पेपर को भी 100% कर जाए, सिवाय जो उनकी तैयारी कर रहे हो। तो तैयारी के लिए चाहे छोटा पेपर हो चाहे बड़ा पेपर हो, हमें पेपर को जरूर हर तरह पे प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। पदोन्नति के लिए सही नियम क्या है? पदोन्नति के लिए क्या होनी चाहिए? कंपिटेंट अथॉरिटी, सीनियरिटी, सीआरबी, नन ऑफ दिस। क्या मतलब है जी? जो भी पदोन्नति होती है किसके आधार पे होती है जी? वरिष्ठता के आधार पे होती है। अपनी किसके आधार पे होती है? सीनियरिटी के हिसाब से होती है। सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारी को कौन से दस्तावेज प्राप्त करने चाहिए? देखिए जी बिल्कुल पीपीओ भी चाहिए, एलपीसी भी चाहिए, आपको सर्विस सर्टिफिकेट भी चाहिए, यानी कि उपरोक्त सभी चाहिए, यानी ऑल ऑफ दीज चाहिए। डी आंसर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। एलएचपी के संचय की अधिकतम सीमा क्या है? 180 दिन। मुझे पता है कोई 300 करेगा, जल्दबाजी में कोई कुछ कर देगा, तो उसका आंसर 300 कदापि नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये एलएचपी की बात कर रहा है, यानी कि जिसमें मेडिकल लीव भी बोल सकते हैं, और इसके लिए क्या है? नो लिमिटेशन। संचय के लिए कोई भी सीमा नहीं है, ये हमारी जीवन पर्यंत जुड़ती रहती है, लगातार जुड़ती रहती है। और सही बात तो है कि नौकरी लोग बहुत से तो एक भी नहीं ले पाते हैं, और नौकरी के साथ फुल के साथ रिटायरमेंट हो जाते हैं। इसका कोई पेमेंट नहीं मिलता, इसका कोई एनकेशमेंट भी नहीं मिलता है। मिलता है कब? जब हमारी एलएपी 300 से कम है, ठीक है, मान लीजिए 250 एलएपी है, तो हम इसमें से 50 एलएपी ले लेंगे, लेकिन उसका कितना मिलेगा? 50%। फुल वैल्यू नहीं मिलेगी, 50% मिलेगी उसकी भी। तो ये बात हमें ध्यान रखने योग्य है। अगर किसी की एलएपी एनकेशमेंट मिलता है इनका, पर कम मिलता है। एलएपी हमारी जब 300 से कम है, मान लीजिए 250 है, तो 50 एचएलएपी ले लेंगे, 250 की फुल का मिलेगा और 50 का हमें हाफ का मिलेगा। कोई डाउट? डिसिप्लिन एंड अपील रूल के अर्थ में सही क्या है? बहुत, ये तो एक तरह से हमें फुल फॉर्म बतानी है, डिपार्टमेंटल एडमिनिस्ट्रेटिव रूल नहीं है। इसका तो 49 का बी ही होना चाहिए। 49 का अनुशासनक और अपील नियम। किस मामले में डी एंड ए नियम लागू होते हैं? दया के आधार पे कोई मतलब नहीं है। आरआरबी के दया के आधार पर नियुक्त कर्मचारी, यानी कि कर्मचारी नियुक्त हो गया। आरआरबी के माध्यम से भर्ती किए गए कर्मचारी, यानी कि कर्मचारी हो गया। खिरकुटा के आधार पर कर्मचारी। डी एंड ए जो नियम है कर्मचारी पे लागू होते हैं, चाहे वो दया के आधार पे हो, चाहे वो आरआरबी के माध्यम से आया हो, चाहे वो खिलकुटा से आया हो। तो इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी उपयुक्त। क्योंकि वो किसी से भी आया हो, कैसे भी आया हो, एनी आया हो, पर डीएनए सभी पर लागू होंगे। मल्टीपल चॉइस किसे कहा जाता है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुत आसान है। एम, इसका सी और इसका क्यू, तो क्या हो गया? एम सी क्यू 51। तो अपना आंसर 51 का क्या हो गया? ए, एम सी क्यू। यदि एक रेल कर्मचारी स्वीकृत अवकाश से अधिक समय तक रहता है तो वह निम्नलिखित के लिए पात्र नहीं होगा। जी हाँ, उसको एज हम क्या करते हैं? एब्सेंट ट्रीट करते हैं, और एब्सेंट ट्रीट करने पे हम उसे क्या करते हैं कि कोई भी वेतन और भत्ते नहीं देते हैं। क्या देते हैं? अवकाश वेतन तो मतलब ही नहीं है, पेंशन से कोई लेने देने नहीं है, वो तो एज पर रिटायरमेंट जो भी होगा उसके हिसाब से मिलेगा, भविष्य निधि भी उसी हिसाब से रहेगी। लेकिन फिलहाल वो जब स्वीकृत अवकाश से बाहर रहेगा तो मैं एब्सेंट ट्रीट करेंगे, जब एब्सेंट ट्रीट करेंगे तो उस टाइम का उसे कोई वेतन और भत्ता नहीं मिलेगा। 53
ग्रुप ए के पदों को स्वीकृत करने का सक्षम रेलवे बोर्ड। ये सारे काम रेलवे बोर्ड करता है। प्रमोशन डिमोशन जो भी एक्सवाइजेड हो, ग्रुप ए कैडेट ऑफिसर्स होते हैं, इनका सारा काम रेलवे बोर्ड ही करता है। दया के आधार पर नियुक्ति के लिए कौन से दस्तावेज आवश्यक है? ठीक है जी, मृत्यु का कर्मचारी चाहिए, आश्रित का शपथ पत्र चाहिए, बिल्कुल चाहिए, और अन्य आश्रित परिवार के सदस्यों के संबंध में घोषणा भी चाहिए। भाई नियुक्ति के लिए अन्य परिवार की सहमति देंगे कि हमें बेटे का, माँ का या किसी की नियुक्ति पर हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप इनको नौकरी दे सकते हैं। जैसे कि कल को कोई क्लेम, दूसरा दो भाई हैं तो कहीं छोटा क्लेम न कर दें या बड़ा न बाद में क्लेम करें, तो इसलिए सबका घोषणा पत्र सभी सदस्यों से लिया जाता है। भारत की नई, अरे कितना सुंदर सीन है, आपने सभी ने देखा होगा। संसद का आकार कैसा है, समझ गए होंगे मेरे इस पिक्चर से, कहने की जरूरत नहीं है। डेमू, DEMU, डी फॉर डीजल हो गया, सबको पता है। ई फॉर इलेक्ट्रिकल, डीजल इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट। मल्टीपल क्यों? क्योंकि इसमें छोटे छोटे इंजन होते हैं, हर 3-4 डिब्बे के बाद इंजन होते हैं, तो डीजल इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट। बहुत फेमस रही थी मणिका बत्रा। ये मणिका बत्रा जी बहुत फेमस रही थी, क्यों? क्योंकि ये टेबल टेनिस की खिलाड़ी है। टाइम थोड़ा ज्यादा हो रहा है, मैं और जल्दी कोशिश करता हूँ मैं। रेल कर्मचारियों के लिए कल्याणकारी उपाय में निम्नलिखित में कौन सा शामिल है? प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुटी, वर्कमैन कमीशन, उपभोग सभी। ठीक है, देखिए वेलफेयर मेजर है, आपको ओबियसली लग रहा होगा कि ये प्रोविडेंट फंड भी है, ग्रेजुटी भी है, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट भी इसके लिए है, तो उसका आंसर क्या हो गया? सभी उपयुक्त, ऑल ऑफ द एबव हो गए, क्योंकि ये कर्मचारी के वेलफेयर में सारी चीजें कंजर की जाती हैं। पेंशन पर डीए से आवेदन से संबंधित सही पद कौन सा है? देखिए पेंशन पर डीए, डीए का मतलब होता है डियरनेस अलाउंस। लेकिन मैं एक बात बताना चाहूंगा आप लोगों को कि जो पेंशनरों को जो डीए मिलता है, हम उसको क्या बोलते हैं? डियरनेस रिलीफ। क्या बोलते हैं? डियरनेस रिलीफ बोलते हैं उनको। उसको हम डियरनेस रिलीफ बोलते हैं। और अब चूंकि पेंशन के लिए बात हो रही है यहाँ पर, तो पेंशन के लिए बात हो रही है तो हम पेंशन के लिए महंगाई भत्ता बोलेंगे फिलहाल। लेकिन एक्चुअल में ये होता है टीएनएस रिलीफ, डीए फॉर पेंशनर्स। इनकैशमेंट के भुगतान में सही नियम क्या है? आप सभी को पता है, आपकी ये 10 दिन के लिए मिलती है और हम इसे कितने टाइम्स ले सकते हैं? 6 टाइम्स। और कितने महीने के, कितने ईयर के ब्रेक के बाद ले सकते हैं? 2 ईयर के ब्लॉकेज के बाद ले सकते हैं। 10 दिन क्या लेते हैं साल में? पूरे लाइफ टाइम में, गवर्नमेंट जॉब में लाइफ टाइम नहीं, गवर्नमेंट सर्विस में 6 बार ले सकते हैं और 2 साल के ब्लॉक पर लेते हैं। एआई, बहुत चर्चा हो रही है एआई की। क्या है एआई? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप लोग जब गूगल पर सर्च करते होंगे तो वो भी एआई हमें आजकल आंसर दे रहा है एआई से। सीनियर क्लर्क के पद के लिए पदोन्नति के लिए कर्मचारी को कितने वर्षों की सेवा पूरी करनी होती है? यानी क्लर्क से कोई सीनियर क्लर्क बनना चाह रहा है तो उसको जो है 2 साल की करनी होगी। ये सबको पता है। स्वच्छ रेल योजना, इसका तो सबको पता है कि भारतीय रेलवे में किस योजना के तहत ट्रेनों में सफाई की जाती है? वह है स्वच्छ रेल योजना। ग्रुप बी, ग्रुप बी पद के लिए नियुक्ति के लिए कर्मचारी को कितने वर्षों की पूरी होना चाहिए? देखिए 5 साल होनी चाहिए। अब लेकिन सवाल है कि किस ग्रेड में होने चाहिए? किस ग्रेड में होनी चाहिए 5 साल? ये होनी चाहिए 4200 में, यानी कि लेवल 6
6 में, लेवल 6 में उसके कम से कम 5 साल होने चाहिए, तभी वो ग्रुप बी के लिए वो अप्लाई कर सकता है। रेलवे कर्मचारी को किस खरीदारी पर अग्रिम भुगतान प्राप्त कर सकते हैं? देखिए आज की डेट में रेलवे कर्मचारियों के लिए एडवांस मिल रहा है। किस किस को मिल रहा है आप देखिए, कंप्यूटर के लिए मिल रहा है, मोटर कार के लिए मिल रहा है, घर बनाने के लिए मिल रहा है। तो आंसर क्या हो गया? ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन पदोन्नति के पात्र है? अच्छा, पदोन्नति यानी कि एलडीसी के माध्यम से कोई भी पास कर लेता तो उससे पदोन्नति मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, मेरिट के आधार पर भी मिलेगी उसे, और सीनियरिटी के हिसाब से भी मिलेगी। तो इसका आंसर क्या हो गया? उपरोक्त सभी। भारतीय रेलवे मेट्रो का पहला परिचालन कहाँ हुआ था? जी हाँ, मैं बहुत पहले कलकत्ता गया था, मेट्रो शुरू नहीं हुई थी, वहाँ कोलकाता में मेट्रो चलती थी और उसका किराया भी बहुत कम था, उस वक्त शायद 5 रुपये था, हालांकि वो नॉन एसी थी, पर मजा आया ट्रेन में, बड़ा अच्छा लगा। तो इसलिए मुझे याद है कि कोलकाता में सबसे पहले मेट्रो चली थी। आईआरसीटीसी का पूरा क्या नाम है? ये आप लोग चूंकि तैयारी कर रहे हो, सब जानते हो कि इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन है। इसका क्या है? इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन इसका है। प्रेम, रेलवे कर्मचारियों की प्रबंध में भागीदारी। बहुत से लोग तमाम यूनियन में मेंबर्स होंगे और उन्होंने ये अक्सर नाम सुना भी होगा, प्रेम का नाम सुना होगा। तो पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉय इन मैनेजमेंट। ग्रुप सी और डी के कर्मचारियों को 70% टीए की स्वीकृति के लिए नियम क्या है? बिल्कुल 12 घंटे से अधिक काम करने के लिए उसे मिलता है 100% और 6 घंटे से ऊपर के लिए मिलता है उसे 70%। तो 6 घंटे से ऊपर कोई काम किया तो वो 70% के लिए एंटाइटल है। भारतीय रेलवे में डबल डेकर ट्रेन की विशेषता क्या होती है? व्हाट इज द स्पेशल फीचर ऑफ डबल डेकर ट्रेन? तो जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि डबल डेकर यानी कि 2 मंजिल वाली कोच जिसमें 2 डेक हो, 2 स्टोरीज कोचेस हो। भारतीय रेलवे में बुलेट ट्रेन, जी हाँ ये हुई थी, इसको भी लगभग 10 साल हो गए। बुलेट ट्रेन की बारे में परिकल्पना क्या कहूँ, इस बात को जब बीजेपी सरकार बनी थी तभी उन्होंने बुलेट ट्रेन के एक बारे में घोषणा की थी। तो इस परियोजना, और आई थिंक इट इज द बेस्ट आंसर 2014। पेंशनर्स के लिए सेवा प्रमाण पत्र, जी हाँ आपको पता होगा, आपके सामने कई बार रेलवे एम्प्लॉइज रिटायर होते हैं तो आपने देखा होगा रिटायरमेंट के टाइम पर उसे उनका जो ऑफिसर है रिटायर करने वाला क्या देता है? सर्विस सर्टिफिकेट मस्ट बी इशूड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के समय उसको पूरी फाइल हाथ में दे दी जाती है, तो इसका आंसर भी यही होगा। सर्विस सर्टिफिकेट मस्ट बी इशूड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। मस्ट बी इशूड बिफोर रिटायरमेंट के पहले नहीं, सर्विस मस्ट बी इशूड आफ्टर रिटायरमेंट के बाद बिल्कुल भी नहीं, नन ऑफ द अबव भी नहीं। तो क्या हो गया इसका आंसर? सेवा प्रमाण पत्र सेवन अवधि के समय ही जारी किए जाना चाहिए। HOER, ये बड़ा ही अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। जो क्लरिकल स्टाफ है उसकी ड्यूटी कैसी आती है? निरंतर में आती है। इसके ऊपर साथियों मैं एक वीडियो बनाऊंगा और बिल्कुल बताऊंगा। जो गहन जो गहन वाले यानी इंटेंसिव वाले, कौन सी ड्यूटी होती है इंटेंसिव वालों की? इंटेंसिव की ड्यूटी वो होती है जिनको श्रम प्रधान है, यानी कि बहुत मेहनत होती है उनकी, और उनका जो वर्किंग टाइम भी 42 आवर का होता है। कंटिन्यूस वालों का 48 आवर का। ईआई का हम क्या बोलते हैं? एसेंशियली इंटरमिटेंट। अच्छा, एक्सक्लूडेड वालों में किनको रखा गया है? मेडिकल वालों को रखा हुआ है। फिलहाल एक अलग वीडियो में ये सारे पॉइंट्स मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में क्लियर करके बताऊंगा, और इसका आंसर तो जैसे कि पता लग गया कि निरंतर यानी कि कंटिन्यूस है। HOER। अब आते हैं ग्रेचुटी के भुगतान के लिए नियम क्या है। देखिए प्रत्येक पूर्ण वर्ष की सबको पता है, ये भी आपको भी पता है कि 15 दिन का है।
अच्छा, अभी मैं बताना चाहूंगा कि 15 दिन का है। अब जो मैक्सिमम जो ग्रेचुटी थी अभी तक कितनी होती थी, 20 लाख। अब वो इंक्रीज कर दी गई है टू 25 लाख को कर दी गई है, यानी 20 लाख से अब उस अमाउंट को कितना बढ़ा दिया है, 25 लाख करा दिया। और ये कब किया है, 1/1/2024 से कर दिया है ये। और अब आप आ जाओ, मैक्सिमम 25 लाख, या अदरवाइज ये कह सकते हैं कि 33/2 ईयर्स। ठीक है, क्वेश्चन अगर आए कि मैक्सिमम कितना है तो मैक्सिमम 25 लाख बताएंगे हम, मैक्सिमम 25 लाख है। और या 16.5 ईयर के हिसाब से देंगे। फैमिली पेंशन के लिए निम्नलिखित से कौन सा पात्र है, राइट। विधवा है, बिल्कुल है, अविवाहित बेटी भी है, तलाकशुदा बेटी भी है। तो इसका आंसर क्या हो गया, सभी उपयुक्त, यानी कि डी, 76 का डी हो गया। तलाकशुदा बेटी क्यों है, क्योंकि वो भी डिपेंडेंट हो गई, यानी कि ये मान लीजिए उसकी शादी नहीं हुई। डिवीजन स्तर पर पीएनएम, एक्चुअली पीएनएम में होता क्या है कि कर्मचारियों की समस्या होती है, और सारी समस्याएं किससे रिलेटेड होती है, पर्सनल डिपार्टमेंट से। तो पर्सनल डिपार्टमेंट का डिवीजन में हेड कौन होता है, सीनियर डीपीओ। तो डिवीजन स्तर पे पीएनएम का सचिव कौन हुआ, सीनियर डीपीओ हुआ। एएलपी सब जानते हैं, बहुत सरल क्वेश्चन है, असिस्टेंट लोको पायलट। टाइम अभी कम है और अभी लगभग 35 क्वेश्चन रिमेनिंग है। अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सजा कौन लागू करता है, कर सकता है, देखिए जीएम, डीआरएम, रेलवे बोर्ड, उपयुक्त में से कोई नहीं। आई थिंक इसका होना चाहिए उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसको कौन कर सकता है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी। अनिवार्य सेवा की सजा अपॉइंटिंग अथॉरिटी ही कर सकता है इसको। वेलफेयर इंस्पेक्टर के क्या कर्तव्य हैं, क्वेश्चन नंबर 80। वेलफेयर के, देखिए सेवा पुस्तकों का रिकॉर्ड बनाए रखना। ये क्या होता है कि सेवा पुस्तकों के रिकॉर्ड को बनाए रखता है, परिवार के सदस्यों को रिकॉर्ड बनाए रखता है, पेंशन भोगी को रिकॉर्ड को बनाए रखता है, उपयुक्त सभी, ये सारे के सारे काम है इसके। न्यूनतम पेंशन स्कीम राशि क्या है, देखिए आप ये सवाल का जवाब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसका आंसर होना चाहिए 9081। और अभी इस अमाउंट को यूनिफाइड ये क्या हो रहा है भैया, यूपीएस में इसको कर दिया उन्होंने, कितना कर दिया है, 10,000 कर दिया यूपीएस में इसको। थाउजेंड यूपीएस, सॉरी आई थिंक ये काम नहीं कर रहा है, मैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको कुल मिला के 10,000 कर दिया है। अब जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम में इसको 10,000 कर दिया, अभी तक ये 9। ग्रुप सी के पदोन्नत के लिए पास की जाने वाली परीक्षा का सही नाम क्या है, ग्रुप सी के पदों पर पदोन्नत किए जाने वाले पास और भी परीक्षा है, लेकिन इनमें से ना तो आईआरएस है, ना आईआरटीएस है, ना आईआरपीएस है, तो इसके लिए क्या हो जाएगी आपकी एलडीसीई, लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। भारतीय रेलवे किसके तहत काम करता है, चूंकि नाम ही इसका रेलवे सुरक्षा बल है तो रेल मंत्रालय के तहत काम करेगा। वीआरएस का पूरा क्या नाम है, वॉलंटियर
रिटायरमेंट स्कीम, वीआरएस का पूरा नाम क्या हो गया? वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, यानी हिंदी में स्वैच्छिक सेवानिवृत्त योजना, वीआरएस। एसएससी, ये भी बहुत सरल है, सीनियर सेक्शन इंजीनियर, सीनियर सेक्शन इंजीनियर। कर्मचारी की वरिष्ठता तय करते समय कौन सा कारक विचार में लिया जाता है? ज्वाइनिंग तिथि। सब कुछ ज्वाइनिंग तिथि से ही डिपेंड करता है किसी भी व्यक्ति की सीनियरिटी को। जब भी कोर्ट में कोई केस होता है सीनियरिटी जूनियरिटी को लेकर के, तो ज्वाइनिंग डेट को सबसे पहले अंडरटेकन किया जाता है। रेलवे सेवाओं में नियुक्ति के नियम के बारे में सही क्या है? रेलवे, which is correct regarding the rule of engagement in रेलवे सर्विस। देखिए आरआरबी के माध्यम से भी आते हैं, यूपीएससी से भी आते हैं, दया के आधार पे कंपटीशन ग्राउंड पे भी आते हैं। तो उसका आंसर क्या हो गया? ऑल ऑफ दीज। क्या हो गया उसका? ऑल ऑफ दीज। समय ज्यादा बढ़ रहा है। उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? नॉर्थ ईस्ट रेलवे का एनईआर का है गोरखपुर। ये सभी सारे जो मुख्यालय तो आप सभी के याद कर डालो, जितने भी रेलवेज हैं सभी के याद कर डालो। 4-5 के कॉमन के तो सभी को याद रहते हैं, पर कुछ और है, ज्यादा नहीं है, याद कर लो, आराम से याद हो जाएंगे, कोई बड़ी चीज नहीं। महिला रेलवे कर्मचारी को मातृत्व अवकाश के लिए कितने दिन का हक होता है? 180 डेज। जो मैटरनिटी लीव मिलती है 180 डेज कर दी गई है। पहले बहुत कम हुआ करती थी, ये शायद पहले 60 डेज होती थी, अब ये 180 कर दी है। डिजिटल प्रणाली का नाम क्या है? देखिए डिजिटल प्रणाली का नाम वैसे तो आईआरसीटीसी है, लेकिन अब इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया है? आप कभी रिविजन किया हो, नेक्स्ट जनरेशन ई टिकट सिस्टम, NGET। वैसे तो आईआरसीटीसी है, पर उसका आप अपग्रेड करके क्या कर दिया? नेक्स्ट जनरेशन ई टिकट सिस्टम, NGET। तो दिए हुए विकल्प में आंसर तो इसका आईआरसीटीसी ही रहेगा, ए। रनिंग स्टाफ के लिए सेवानिवृत्ति लाभ के लिए वेतन का कितना % ध्यान में रखा जाता है? 30% रखा जाता है, पे प्लस 30%। रक्तदान के लिए एक दिन, रक्तदान के लिए एक दिन स्पेशल सीएल मिलती है। निलंबन के दौरान स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की अनुमति किस प्राधिकरण द्वारा दी जा सकती है? निलंबन के दौरान आपका सस्पेंशन हो गया है और ड्यूरिंग सस्पेंशन आप सेवानिवृत्ति लेना चाहते हैं, तो ये सारे के सारे जो पावर दी हुई है किसको दी हुई है? नियुक्ति प्राधिकरण यानी कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी को। हाँ जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टीएडीए कब मिलता है? अगर कोई भी कर्मचारी रेल कार के लिए जाता है, ऑन ड्यूटी कहीं जाता है, तो वो टीए के लिए कब क्लेम कर सकता है? जब वह अपने हेडक्वार्टर से 8 किलोमीटर की दूरी पर कार करने गया हो, तभी उसको ये मिलेगा, वो क्लेम करेगा। 30%, 70%, 100% जो भी हो, वो एक अलग मैटर है। प्रशासनिक कार्यालय में कर्मचारी को प्रतिवर्ष कितने दिन का आकस्मिक अवकाश मिलता है? तो यह है 8 दिन का। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में सभी को जो एचईआर से गवर्न होते हैं उनको 8 दिन का मिलता है, फैक्ट्रिक में अलग है। अच्छा, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट कब लागू हुआ था? वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट कब लागू हुआ था? तो ये डब्ल्यूएमसी हुआ था अंग्रेजों के जमाने से 1923 में। देखिए एक बार मैं फिर आपसे कहूंगा कि अगर कोई त्रुटि होती हो मेरे आंसर को क्रॉस चेक जरूर कीजिए, जरूरी नहीं है कि मेरे 100% श्योर हूँ। All the answers are given by best of my information and best of my research from documents, Googles, etc. So it is very much necessary to cross check every questions. जनरली वैसे तो सारे सरल हैं, ज़्यादा टफ नहीं है, पर फिर भी कहीं ना कहीं बताने में हो सकता है गलती हो गई हो या मेरे सर्चिंग में गलती हो गई हो, तो आप लोग
सर्च जरूर कीजिए, और जहाँ भी अगर ऐसा लगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज कीजिए। तो WMS 1923 को लागू हुआ था, ये WMC एक्ट बोलते हैं इसे। 1948 के फैक्ट्री एक्ट के तहत श्रमिक कल्याण की नियुक्ति के लिए प्रावधान के 500 से अधिक के लिए है। जहाँ भी 500 कर्मचारी से अधिक होंगे तो वहां एक श्रमिक कल्याण अधिकारी होगा 500 से अधिक के लिए। अब आ जाइए, खेल कोटा पे भर्ती किस ग्रुप में की जाती है। देखिए, खेल कोटा में ग्रुप बी में भी होते हैं, ग्रुप सी में भी आते हैं, ग्रुप सी एंड डी में भी आते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, ऑल ऑफ दीज, उपयुक्त सभी। भारतीय रेलवे में कितने प्रमुख विभाग कार्यशील है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं ये जब इसका आंसर देख रहा था तो मैं सोच रहा था कितने होंगे। मैं कभी 8 सोचता, कभी 10 सोचता, कभी 11। जब मैंने आरएनडी की तो मुझे पता लगा कि अपने कितने 10 हैं। अब वो 10 कौन कौन से हैं, एक बार फिर मैंने नजर डाली कि वो 10 कौन कौन से हैं। तो इसमें है ट्रैक्शन, फिर कौन सा है, इंजीनियरिंग, फिर कौन सा है, ट्रैफिक, रोलिंग स्टॉक, सिग्नलिंग। 1 2 3 4 5। अब आ जाओ मटेरियल, नेक्स्ट आ जाओ मटेरियल। एक मिनट, इसको हम स्टोर्स भी बोल सकते हैं। मटेरियल के बाद आ जाओ पर्सनल, पर्सनल के बाद आ जाओ फाइनेंस, इसके बाद आ जाओ हेल्थ एंड सेफ्टी, और लास्ट में हमारे पास बचा है RPF। एक मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका आंसर क्या हो गया, 10। देखिए, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप लोग मेरे साथ लगे हुए हैं और मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा है। और प्लीज मुझे कमेंट जरूर कीजिए। दया के आधार पर ग्रुप सी और डी में नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है। दया के आधार पर ग्रुप सी और डी में नियुक्ति के आधार पर क्या है। तो देखिए, आज की डेट में मिनिमम जो क्वालिफाइंग कर दिया है सभी की में एक ही है, वो क्या है, 10th पास। दया के आधार पर मिनिमम कितना है, 10th पास। मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति की वीडियो संचालन के सचिव में कौन करते हैं, मंडल राजभाषा में। अब ये सारे के सारे हिंदी के क्वेश्चन हो गए, आसान है, आप लोग भी आराम से सर्च कर सकते हैं इनको, कोई दिक्कत नहीं इनमें। और इसमें जो राजभाषा अधिकारी है, संचालन समिति के सचिव राजभाषा अधिकारी होते हैं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, अभी मना के हम चुके हैं, अवार्ड सेरेमनी हुई है हिंदी पर कई जगह। जो 14 सितंबर के अवसर पे विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिनमें कईयों को अवार्ड दिए गए, जिसमें वाक प्रतियोगिता, आपका आलेखन है ना, निबंध प्रतियोगिता हुई है, और हिंदी शब्द मंचावली एक्सेट्रा बहुत सारे हुए। तो ये अभी 14 सितंबर को हुए थे। हर साल 14 सितंबर को आयोजित किया था हिंदी दिवस। राजभाषा अधिनियम 1963 कब लागू हुआ था। राजभाषा 30 मई 10 मई 10 मई में हुआ था 1963 को राजभाषा पहली मंच। अब आ जाओ, संसदीय राजभाषा समिति में लोकसभा और राज्यसभा सभा के कुल कितने सदस्य होते हैं। देखिए, बहुत सरल क्वेश्चन है। इसमें कितने होते हैं, 30 होते हैं। 30 तो होते हैं, पर होते कैसे हैं, ये 20 तो लेते हैं लोकसभा से और 10 लेते हैं ये राज्यसभा से। तो इस तरह से कितने होते हैं इसमें, इसमें होते हैं टोटल 30। संसदीय राजभाषा समिति में 10 होते हैं लोकसभा से, 10 होते हैं, 20 होते हैं लोकसभा से, 10 होते हैं राज्यसभा से। इस तरह से 30 होते हैं टोटल। 8वीं अनुसूची में अभी तक कितने, सबको याद है, जो हिंदी की तैयारी करते हैं, हिंदी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, तो आप लोगों को पता होगा कि 8वें
जो अनुसूची थी उसमें 4 भाषा बढ़ाई थी, उन 4 भाषाओं को बढ़ाकर के 18 से हमारी कितनी 22 भाषाएं हो गई थी। नेक्स्ट, राजभाषा में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? जी नेपाली है, संथाली है, कोंकणी है, ये तो अपने नए 8वें में बढ़ाई गई है। और इसमें कौन सी भाषा नहीं है? अंग्रेजी। ठीक है। राजभाषा की दृष्टि से रायपुर मंडल शुद्ध हिंदी वाला ये मंडल है और का क्षेत्र में आता है। 108 क्वेश्चन नंबर। राजभाषा उपनियम के 12 के अनुसार राजभाषा अधिनियम के निर्देशों को समुचित रूप से कार्यान्वयन पालन करने की जिम्मेदारी किसकी है? जी राजभाषा अधिकारी की ही होती है। रेलवे बोर्ड स्तर पर हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? रेलवे बोर्ड स्तर पर हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता, देखिए अध्यक्षता इसकी कौन करते हैं? मंडलीय प्रबंधक मतलब ही नहीं है, वरिष्ठ का भी मतलब नहीं है, वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक तो होते ही नहीं है, पर एडीआरएम का भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, इनकी करते हैं सीआरबी, सी एंड सीईओ, चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहाँ के? रेलवे बोर्ड करते हैं इसकी। ठीक है, हमारा ये लास्ट ऑफ क्वेश्चन है। राजभाषा के संबंध में बनाए गए राजभाषा नियम 1976 किस राज्य पर लागू नहीं है? किस राज्य पर लागू नहीं है? तमिलनाडु। ये तमिलनाडु पर लागू नहीं होते हैं। साथियों हमने टोटल 110 सवाल किए हैं और best of my information, all the answers should be 100% correct. If you find any mistakes or you feel the answer maybe is different, please don't hesitate, comment me. आप मुझे कमेंट कीजिए और अगर मेरा प्रयास अच्छा लगे तो जरूर इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इसी के साथ मैं मेरे साथ 1 घंटे मुझे झेलने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मिलता हूँ मैं कोई नए पेपर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।